हेलो, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू लर्निंग हिस्ट्री एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? देखिए, हमारा इतिहास में एनसीईआरटी में हमारा अध्याय 9 चल रहा है, व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। इसमें मैंने आपको बहुत कुछ पढ़ा दिया था। अब हमारा जो स्टार्ट होगा टॉपिक, वो होगा हमारा रेशम मार्ग की कहानी। ठीक है। तो इतिहास में आपने जब इतिहास की तैयारी आप करते हैं तो रेशम मार्ग के बारे में भी पढ़ते हैं और वहां से कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं। चलिए हम एनसीईआरटी में देखते हैं कि रेशम मार्ग से हमारे कितने क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि सीटेट में बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, और जितने भी वन लाइनर हमारे एग्जाम्स होते हैं उनमें भी यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए हम पढ़ेंगे रेशम मार्ग की कहानी। तो रेशम मार्ग की कहानी क्या कहती है, चलिए देखते हैं। रेशम मार्ग की कहानी। कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। जो हमें अच्छे दिखते हैं, जो हमें अच्छे दिखने में लगते हैं, उन्हें हम ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है। जो चमकीले होते हैं, चिकने होते हैं, एकदम सॉफ्ट होते हैं, है ना। तो रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती है। क्या होती है? सूत कताई होती है। क्वेश्चन बनता है कि रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर क्या क्या किया जाता है। तो सूत कताई होती है और फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7,000 साल पहले हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि रेशम बनाने की जो प्रक्रिया जब से सबसे पहले जो शुरू हुई थी, वो सबसे पहले एशिया में चीन में हुई थी। ठीक है। कहाँ पर हुई थी? चीन में हुई थी। और इसका समय भी बताया गया है कि रेशम का जो उत्पादन शुरू हुआ था वो 7,000 साल पहले हुआ था। राइट। तो इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा। मतलब चीन वालों ने बाकी दुनिया में, मतलब बाकी लोगों को, देशों को नहीं बताया कि यहाँ पर रेशम का उत्पादन हम करने लगे हैं। पर चीन से पैदल घोड़ों या ऊंटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। देखिए, वैसे तो जब उत्पादन शुरू हुआ था तो काफी दिन तक चीन ने छुपा के रखा था, और इस उत्पादन जो रेशम का उत्पादन हुआ था वो 7,000 साल पहले हुआ था। तो बाकी लोगों को कैसे पता चला कि चीन में इसका आविष्कार हो चुका है? तो देखिए, चीन में जब व्यापारी लोग थे दूर दूर जगहों पर जाते थे, घोड़ों पर या पैदल, या फिर कुछ घोड़ों पर या ऊंटों पर, कुछ लोग दूर दूर की यात्राएं किया करते थे, तो वो अपने साथ ना रेशमी कपड़े ले जाया करते थे। तो इस तरीके से जो रेशमी कपड़े थे, तो बाकी देश विदेश में इनका जो व्यापार था वो फैल गया। लोगों को पता चल गया कि यहाँ पर रेशम उत्पादन होने लगा है। और जिस रास्ते से रेशम मार्ग को ले जाया जाता था उसको सिल्क रूट के नाम से जाना गया। किस नाम से? क्वेश्चन बनता है। जिस मार्ग से रेशम मार्ग को ले जाया जाता था वो किस नाम से हम करते हैं उसका, सिल्क रूट के नाम से वो प्रसिद्ध हो गया। ठीक है। चलिए, कभी कभी चीन के, एक मिनट में से जूम कर लेती हूँ थोड़ा सा। आप टेंशन ना लीजिए, मैं नोट्स भी बना के लाऊंगी इसके। ठीक है। अभी आप पढ़िएगा और अभी मैं आपको ना इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बता रही हूँ कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिम एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। क्या करते थे? जो चीन के लोग थे वो व्यापार करने जाते थे कहाँ? ईरान और पश्चिम एशिया में। तो ईरान और पश्चिम एशिया में जब वो व्यापार करने जाते थे तो वहां के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े देते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। यानी कि यहाँ से पूरे पश्चिम में इसकी जानकारी फैल गई। किसकी? रेशम की। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया। क्या 2000 साल पहले रोम से व्यापार होता था? मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि रोम से दक्षिण का व्यापार हुआ करता था। ठीक है। भारत में दक्षिण से व्यापार हुआ करता था, रोम से काफी व्यापार हुआ करता था, बाकी देशों का भी। तो रोम के शासकों को धनी लोगों के बीच क्या करते थे? रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया था। ठीक है। इसकी कीमत बहुत ही ज्यादा होती थी क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तान रास्तों से होकर जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। बिल्कुल। जब ये उस रास्ते से निकलते थे व्यापारी,
सिल्क लेकर यानी कि रेशम लेकर, रेशम के कपड़े लेकर, तो वहां पर जो लोग बैठे थे रास्ते में वो लोग इनसे यात्रा शुल्क भी लेते थे कि जब निकलने देंगे, जब आप यात्रा शुल्क दोगे। राइट। तो चलिए, तो आगे क्या है, आगे इसमें, एक मिनट, ये मैंने आपको पढ़ाया, शुल्क भी मांगते थे। मानचित्र 6 पृष्ठ 76 और 76 को आप देख लेना। ठीक है, इसमें सिल्क रूट तथा उसकी शाखाओं को दिखाया गया है। किसको? सिल्क रूट यानी कि सिल्क जाने का मार्ग और उसकी शाखाओं को दिखाया गया। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर शुल्क तथा तोहफे के जरिए लाभ मिलता था। मतलब कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण क्यों चाहते थे? क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर मिलता था, शुल्क मिलता था, तोहफे मिलते थे, है ना, नजराना मिलता था। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने रास्ते से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा करते थे। मतलब जब इतनी कीमती कपड़े जब लेकर रेशम मार्ग से निकला जाएगा, चीन के व्यापारी जब निकलते थे तो वो क्या करते थे? लुटेरे लूट लेते थे। अब लुटेरे ना लूटे इसके लिए शासक क्या करते थे? जिस जगह से वो रास्ते से गुजरते थे तो वहां के शासक क्या करते थे? कर लगाते थे, शुल्क लेते थे और तोहफे के जरिए वो लाभ मिलता था उनको, तो वो लुटेरे से रक्षा करते थे। ठीक है। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिल्क रूट पर नियंत्रण करने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे? कौन सा शासक था? कुषाण शासक था सबसे पहले। ठीक है, कुषाण था जो सिल्क रूट पर नियंत्रण सबसे पहले कुषाण शासकों ने किया था। क्वेश्चन बनता है कि शुल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में से सबसे पहले कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। मतलब कुषाणों का कब था? मध्य एशिया और पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। जैसे कि मैं आपको लास्ट क्लास में भी बता चुकी हूँ कि कुषाणों का जो शक्तिशाली केंद्र मथुरा रहा है और पेशावर और मथुरा रहा है। ठीक है, पेशावर जैसे कि पाकिस्तान। ठीक है, तो वहां के इलाकों पे भी इनका नियंत्रण रहा है और मथुरा पे भी इनका नियंत्रण रहा है। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। देखिए, कुषाण जो है ना, कुषाण के जो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे कौन कौन थे? पेशावर, मथुरा और तक्षशिला। राइट, ध्यान रखिएगा। इनके शासन काल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। जब इनका शासन हुआ करता था ना कुषाणों का, तो कुषाणों का जब शासन होता था तो इनके ही शासन काल में सिल्क जो रूट की एक शाखा थी वो मध्य एशिया से होकर सिंध नदी के मुहानों के पत्तनों तक जाती थी। ठीक है, फिर यहाँ से सिंध नदी तक जाती थी, फिर यहाँ से क्या करते थे? सिंध नदी के मुहाने के पत्तनों यानी कि एयरपोर्ट तक पहुंचते थे। पत्तनों का जिक्र किया गया है उस समय की लैंग्वेज में। ठीक है, तो सिंध नदी के मुहाने तक इसलिए पहुंचते थे। फिर वहां से जहाजों द्वारा, सिंध नदी थी तो उस नदी को क्रॉस करते होंगे, तो क्या जहाजों के थ्रू करते होंगे? फिर यहाँ से जहाजों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन तक पहुंचता था। कहाँ पहुंचता था? पश्चिम की ओर रोमन तक पहुंचता था। इस महाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। अब देखिए, इस महाद्वीप में सबसे पहले जो सिक्के जारी किए थे, धातु के जो सिक्के जारी किए थे, क्वेश्चन बनता है कि इस महाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? कुषाण शासकों ने किए थे। धातु भी पूछा जाता है तो सिक्के, सोने के सिक्के जारी किए थे। राइट। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे। बिल्कुल, जब सिल्क रूट यानी कि सिल्क मार्ग से जब गुजरते थे तो इन सिक्कों का प्रयोग वो करते थे व्यापारी। ठीक है, सिल्क रूट पर गाड़ियों का उपयोग क्यों कठिन होता होगा? चीन से समुद्र के रास्ते भी रेशम का निर्यात होता था। मानचित्र 76-77 में इसे ढूंढे। समुद्र के रास्ते रेशम भेजने में क्या सुविधाएं और क्या समस्याएं आती थी? ऑब्वियसली सी बात है कि गाड़ियों का उपयोग इसलिए कठिन होता था कि दूर दूर तक गाड़ियां नहीं जा सकती थी ना, तो इसलिए क्या करते थे? समुद्र के रास्ते रेशम का आयात निर्यात किया जाता था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं और क्या है इसमें। चैप्टर बड़ा है, लेंथी है, तो इस चैप्टर को मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगी आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुषाणों के बारे में हम पढ़ चुके हैं ना। कुषाणों का नियंत्रण रहा था किस पर? सिल्क रूट पर। ठीक है,
अब देखिए इसमें ये भी दे रखा है बौद्ध धर्म का प्रसार। बताइए आज पढ़ना है इसको या कल पढ़ाऊं मैं? बौद्ध धर्म का प्रसार, बताइए आज पढ़ना है या कल पढ़ना है? तो इसको मैं क्या करूंगी ना, इसको मैं कल पढ़ाऊंगी, बौद्ध धर्म का प्रसार। आज आप सिर्फ रूट के बारे में समझिए, और जो चैप्टर मैंने आपको ये पढ़ाया है अध्याय 9, तो इसमें शुरू से आप देख लीजिए कि मैंने किस किस पॉइंट को आपको बताया कि कौन कौन से पॉइंट आपको नोट करने थे, वो ध्यान से आप पढ़ लीजिए। कहाँ तक पढ़ लेंगे आप? आज जो मैंने क्लास कराई वहां तक आप पढ़ लेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो रहेगा बौद्ध धर्म का प्रसार रहेगा। ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रसार किस तरीके से हुआ था वो रहेगा। सिल्क रूट के बारे में हमने आज पढ़ा। उससे पहले हमने समुद्र तटों से लगे राज्य थे वो पढ़े थे। कावेरी के बारे में आपको ध्यान है, कावेरी के बारे में पढ़ा हमने, मदुरई के बारे में पढ़ा हमने, है ना, चोल चेल पांडव के बारे में पढ़ा। तो रिवीजन कर लीजिए आप तब तक, फिर नेक्स्ट हम क्लास में पढ़ेंगे बौद्ध धर्म का प्रसार। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से क्लास को देखिएगा कि देखिए इससे कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। आप लोग कहते नहीं एनसीईआरटी से क्वेश्चन, देखिए ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। जब आप बेसिक क्लियर कर लेंगे ना तो इतिहास को पढ़ने में आपको मजा आएगा। और काफी बच्चे कहते हैं इतिहास तो बोरिंग सब्जेक्ट, इतिहास बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, इतिहास इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अगर समझ में आए तो। इसीलिए मैं चैप्टर्स को थोड़ा थोड़ा करके लेकर आती हूँ पढ़ाने के लिए। अगर एक बार आप क्लास को पढ़ते हो ना, पूरे चैप्टर को आप एक बार में पढ़ लेते हो, नहीं समझ में आता, ऊपर से चला जाता है इतिहास। इसीलिए मैं आपको आपको इसमें प्रॉब्लम ना हो पढ़ने में, तो इसीलिए मैं आपके लिए ना चैप्टर्स को पार्ट वाइज लेकर आती हूँ, जिससे आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे ना तो आप थोड़ा थोड़ा समझेंगे। जैसे मैंने आपको पढ़ाया समुद्र तटों से लगे राज्य, कावेरी के बारे में बताया मैंने, चोल चेर पांडव के बारे में बताया मैंने, ठीक है, मदुरई किसकी राजधानी थी ये बताया मैंने आपको, और मैंने कावेरी पट्टनम के बारे में मैंने बताया आपको, पोहार कावेरी पट्टनम क्या है, ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो मैंने इसके बारे में आपको पढ़ाया। फिर उसके बाद मैंने आज आपको पढ़ाया रेशम मार्ग की कहानी, पढ़ाया कि कुषाणों पर रेशम मार्ग का नियंत्रण था, है ना, किस तरीके से नजराना देते थे, कितने साल पहले रेशम मार्ग का उत्पादन शुरू हुआ था, चीन ने सबसे पहले रेशम को उत्पादन करना शुरू किया था। ये सब मैंने आपको पढ़ाया, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें क्लास को। क्लास आपको डेली मिलती रहेगी। एनसीईआरटी में आपको पूरा 12th तक पढ़ाऊंगी, उसके बाद मैं एससीईआरटी भी पढ़ाऊंगी, साथ के साथ चैप्टर वाइज आपके नोट्स भी बनाकर लेकर आऊंगी। राइट, तो एनसीईआरटी अभी पहले पढ़िए, जब भी आपको नोट्स समझ में आएंगे। क्या करते हैं बच्चे की पहले यूट्यूब पे क्लास देखते नहीं है कुछ भी, और उसमें क्या करते हैं यूट्यूब पे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाने में लग जाते हैं। समझ में ही नहीं आएगा जब तक आप चैप्टर्स को नहीं पढ़ेंगे सही से। ठीक है, तो चैप्टर को अच्छे से समझे, उनके ऑब्जेक्टिव्स को समझे, उसके बाद आपको पीवाईक्यू लगाने में आसानी होती है, इजिली आप क्वेश्चन लगा पाएंगे। मैं पूरे दावे के साथ कह रही हूँ, जो मेरी क्लास देख रहा होगा ना उसके इतिहास में अब की बार बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे, जितना मैं पढ़ा दूंगी उसके बीच। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल इसी समय। बौद्ध धर्म का प्रसार कल हम पढ़ेंगे, इसी समय मिलेंगे कल हम। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर।